चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और आज के लोगों को लास्ट क्लास में हमने कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर शुरू किया था। आपका ध्यान है क्या सबको? पेपर 1 चैप्टर नंबर 8 जो लास्ट चैप्टर है वो हमने पढ़ना शुरू किया था, और इसमें आपके कुछ टर्म्स दी गई हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कल कहाँ तक करवाया था मैंने आपको? आई थिंक अमलगमेशन तक पढ़ा था ना हमने। चलिए, आज और आज की जो हमें सबसे पहले टर्म पढ़नी है, क्या नाम है जी उसका? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे हम लोग एडीआर बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लेना। एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, ये तीनों एक साथ बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, ज्यादा डीप में ना जाते हुए, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, एक कंपनी है इंडिया की। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? इंडियन कंपनी। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो कंपनी को पैसे देते हैं रुपये, और बदले में कंपनी उन्हें शेयर्स दे देती है। ठीक है जी, ये चीज आप सबने पढ़ी है। ये जो आप अभी तक पढ़ते हो, ये बात होती है इंडियंस की। ठीक है जी, कुछ फॉरेनर्स भी हो सकते हैं ना। यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉरेनर्स लिख रहा हूं। ठीक है भाई, ये फॉरेनर्स हैं। ये भी क्या चाहते हैं? इस इंडियन कंपनी के शेयर खरीदना। तो क्या ये यहाँ पे रुपए भेज दें और कंपनी इन्हें शेयर भेज दे? ऐसा हो जाएगा क्या? इनके पास रुपए हैं क्या? ये तो डॉलर लेके बैठे हैं, या जो भी इनकी करेंसी है वो लेके बैठे हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है जी, कि इंडियन कंपनी डायरेक्टली फॉरेनर्स को शेयर इशू नहीं कर पाती है, और डायरेक्टली फॉरेनर्स पैसे नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज के लिए होता क्या है, देखो, अपने जो इंडियंस है, इन्होंने क्या कंपनी को फोन किया होगा? क्या सीधा कंपनी में अप्लाई किया होगा क्या शेयर्स दे दो? नहीं, डिपॉजिटरी डील करता है बच्चों। ठीक है, आपको बताया भी था ना, एनएसडीएल सीडीएसएल होता है, डिपॉजिटरी होते हैं। इसके अंदर जो रजिस्टर करवाता है वो डीपी बनता है, 12th में पढ़ा हुआ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कंपनी से डील जो होती है डिपॉजिटरी करती है। इंडियन कंपनी अपने सारे शेयर डिपॉजिटरी को दे देती है, डिपॉजिटरी फिर इन्वेस्टर्स को देते हैं, और इन्वेस्टर्स डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस चलती है। तो अब क्या फॉरेनर्स सीधा डिपॉजिटरी से बात कर ले? भाई डिपॉजिटरी को पैसे दे दे, डिपॉजिटरी इनको शेयर्स दे देगी? ये चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कंट्री के हैं, डिपॉजिटरी इंडिया की है। तो क्या किया गया कि जब इंडियन कंपनी के शेयर्स को इशू किया जाता है किसी दूसरी मार्केट में, तो एक स्लिप दी जाती है दूसरे देश के लोगों को, यानी कि फॉरेनर्स को, जिसे एक रिसिप्ट बोला जाता है। अब क्या है, ये फॉरेनर्स को अगर कुछ शेयर्स वगैरह परचेज करने हैं, सिक्योरिटी वगैरह, तो ये बात तो करेंगे डिपॉजिटरी से, लेकिन डिपॉजिटरी कहाँ की होगी? फॉरेन की। ये डिपॉजिटरी कहाँ की है? दूसरे देश की है। ये अपने फॉरेन की डिपॉजिटरी से बात करेगी। अब फॉरेन की डिपॉजिटरी क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी इंडियन कंपनी से कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो इंडियन कंपनी क्या करती है, मान के चलो इंडियन कंपनी ने क्या बोला कि शेयर नंबर 1001 से लेके 2099, ठीक है, 1001 से लेके 2099 तक के शेयर हम क्या कर देते हैं? ये नंबर दिया है मैंने। ठीक है, जैसे नंबर नहीं होते 1 2 3 4, मान लो एक शेयर है, ये शेयर सर्टिफिकेट जिसपे लिखा है नंबर 1, इस पे लिखा है नंबर 2। ये चीज तो समझ में आ रही होगी, नंबर 3, नंबर 4। तो इंडियन कंपनी ने क्या बोला कि शेयर नंबर 1001 से लेके शेयर नंबर 2099 के 2099 तक हम क्या कर देते हैं, आप फॉरनर्स को एक रिसिप्ट दे दो। ठीक है, जो रिसिप्ट क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस रिसिप्ट पे मान लो ऐसे लिखा होगा कि ये जो रिसिप्ट है, ये रिप्रेजेंट करती है शेयर नंबर 1001 को, जो कि इंडियन कंपनी का है। और फॉरनर्स फिर क्या कर देते हैं, इस डिपॉजिटरी को पैसे देते हैं, और डिपॉजिटरी क्या करती है, वो पैसा इंडियन कंपनी के पास भेज देती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो फॉरेन की डिपॉजिटरी ने जो ये रिसिप्ट इशू की है, इस रिसिप्ट का नाम होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर इसे बोलते हैं। अब दिक्कत सिर्फ एक आती है, ये शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है? इंडियन कंपनी के पास है ना अभी भी, क्योंकि फॉरेनर को तो रिसिप्ट इशू हुई है, रिसिप्ट बनाई है जो डिपॉजिटरी ने बनाई है। तो इंडियन कंपनी क्या ऐसा नहीं कर सकती, यही शेयर इंडिया में भी इशू कर दे? कहां मुलाकात हो रही है इस इंडियन की और इस फॉरेनर की?
फॉरेनर को पैसे जब चाहिए होंगे वापस रिसिप्ट, तो ये तो डिपॉजिटरी से बात करेगा, यहाँ वाला यहाँ की डिपॉजिटरी से बात करेगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? डुप्लीकेसी हो सकती है या नहीं हो सकती? इंडिया की कंपनी ने ये शेयर डिपॉजिटरी को दे दिए, डिपॉजिटरी ने इंडिया में इशू कर दिए, इसके नाम पे वहां पे रिसिप्ट इशू हो गई, एक ही शेयर सर्टिफिकेट के नाम पे डबल पैसा नहीं आ गया? पॉसिबल है ना ये चीज? बेसिक सा एग्जांपल है, मान के चलो मैंने बोला इस फाइल में 10 पेज है, ठीक है जी, एक पेज 100 रुपए का है। तुम सारे इंडिया वाले हो जो इस तरह बैठे हैं, ये सारे मान के चलो नेपाल से हैं ये, ठीक है जी, चलो ब्राजील से है ये, अब ठीक है, युगांडा, वेस्ट इंडीज, चाइना, तो चलो, चलो कोई बात नहीं, ये सारे स्विट्जरलैंड से हैं, अब ठीक है, हैप्पी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, ये लो एक पेज मैंने तुम्हें दे दिया, तुमसे 100 रुपए ले लिए। अब ये सारे फॉरेन में बैठे हैं ना, मैंने इसी पेज की फोटोकॉपी की और वहां भेज दी, वो फोटोकॉपी इनको दे दी, इनसे भी 100 100 रुपए ले लिए। पॉसिबल है ना? एक्चुअल में डॉक्यूमेंट तो एक ही है। तो कहते हैं ये चीज ना हो, इस चीज के लिए क्या किया गया कि जिन शेयर्स के नाम पे फॉरेनर्स को रिसिप्ट इश्यू हुई है ना, ये फॉरेनर्स हैं जो, इनको रिसिप्ट इश्यू हुई है ना, क्या हो गया भाई, ये देखो इनको ये रिसिप्ट इशू की गई है। तो कहते हैं ये जो शेयर्स है ना, 1001 से लेके 299, इंडियन कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, एक कस्टोडियन होगा यहाँ का, उसके पास डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, कि कस्टोडियन की कस्टडी में रख दो। जब ये कस्टोडियन इनको फोन करके बोलेगा हाँ जी ये शेयर मेरे पास मेरी कस्टडी में है, इंडियन कंपनी दोबारा इशू नहीं कर सकती, तो ही ये रिसिप्ट इशू करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब दोबारा से सुनना प्रोसेस क्या होगा। इंडियन कंपनी अगर चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेना, तो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स कस्टोडियन को देती है। कस्टोडियन के पास जब ये शेयर्स आ जाते हैं तो कस्टोडियन कांटेक्ट करता है, डिपॉजिटरी कहाँ की है जी, फॉरेन की, फॉरेन की डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करता है, और फॉरेन की डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देती है किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ये रिसिप्ट क्या कहलाती है, जीडीआर कहलाती है। समझ में आ गया? यही काम अगर अमेरिका में हो, ठीक है जी, सॉरी, मैं बोल रहा हूं कि ये काम अमेरिका में हुआ है, यानी कि फॉरेन ने नहीं लिखा, यहाँ पे फॉरेन की डिपॉजिटरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये डिपॉजिटरी है अमेरिका की, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये फॉरेनर्स नहीं है, ये सारे अमेरिकन हैं, तो इसका नाम जीडीआर से चेंज होके क्या हो जाएगा, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी कि अगर ये प्रोसेस होती है अमेरिका में तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये प्रोसेस होती है अदर देन अमेरिका यूएस, तो इसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाएगा। आ गई ये बात समझ में? पक्का? तो एडीआर क्या होता है समझ में आ गया? जब एक इंडिया की कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को रिसिप्ट इशू करवाती है अपने शेयर कस्टोडियन के पास रख के, तो वो क्या कहलाता है, एडीआर। ये कस्टोडियन कहाँ का है, इंडिया का, और यही काम अगर किसी दूसरी कंट्री में हो अदर देन यूएस तो क्या कहलाएगा, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब एक और कहानी सुना दूं? हाँ तैयार ही बैठे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, इस बार कंपनी कहाँ की है, फॉरेन की कंपनी है, और इन्वेस्टर कहाँ के हैं, इंडियन इन्वेस्टर हैं। अब अपने इंडिया वाले अपन क्या चाहते हैं, इनके देश से शेयर खरीदना, तब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरेन की कंपनी फॉरेन के कस्टोडियन के पास क्या करेगी, शेयर्स रख देगी। फॉरेन का कस्टोडियन किसको फोन करेगा इस बार, इंडिया की डिपॉजिटरी को फोन करेगा, और इंडिया की डिपॉजिटरी क्या करेगी, रिसिप्ट, जिसको क्या बोला जाएगा, आईडीआर। आ गया समझ में? ये कंसेप्ट होता है बस, प्रोसेस अलग अलग काफी सारी चीजें होती है, इन शॉर्ट ऐसे समझ लो इसको। डन? एडीआर जीडीआर आईडीआर क्या होता है समझ में आ गया? वैसे ही आपको 11th में भी पढ़ाया गया था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, जहाँ पे आपने पढ़ा था इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, एडीआर जीडीआर आईडीआर होता है। फिर बोरोइंग्स पढ़ा था आपने, जिसमें डेट कैपिटल पढ़ा था, डिबेंचर्स पढ़ा था, लोन पढ़ा था, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। याद आ रहा है क्या कुछ? सिलेबस से कट हो गया था है ना? और क्या, तुम सीधा यू कह दो ना सर 11th की नहीं, हम तो सीधा सीएस में आए हैं। हाँ, सीडीएसएल, एनएसडीएल सीडीएसएल, हाँ जी, फॉरेनर्स कांटेक्ट करेंगे फॉरेन की डिपॉजिटरी को, नहीं करते?
अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं होता। पढ़ के देखो क्या लिखा है एडीआर में। A receipt showing evidence that shares of a foreign corporation are held on deposit or under control of an US banking institution। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एडीआर एक ऐसी रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट ऐसी है जो क्या दिखाती है, किसी फॉरेन के शेयर्स। अब इनके लिए तो इंडिया फॉरेन ही है ना, अपने लिए अमेरिका क्या है, फॉरेन। तो इनके लिए इंडिया क्या है? ये बात तो समझ में आ गई। तो यही तो लिखा हुआ है कि एक ऐसी रिसिप्ट जो एविडेंस क्या करती है कि शेयर्स हैं जो फॉरेन कॉर्पोरेशन के यानी कि इंडिया के, वो डिपॉजिट है या कंट्रोल है कि यूएस का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसकी बात हो रही है भाई। ठीक है, इसको वैसे ओडी भी बोला जाता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिटरी लिखवाया ना, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोला जाता है। आप बोलोगे बैंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जनरली बैंक यही काम कर लेते हैं। ठीक है, बैंक सिर्फ डिपॉजिट लेने लोन देने के अलावा और भी काम करते हैं ना, तो एक काम ये भी होता है। समझ गए? क्यों यूज किया जाता है? ताकि ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर हो सके बेनिफिशियल ओनरशिप एक फॉरेन सिक्योरिटी के यूनाइटेड स्टेट में। मतलब मतलब ये है कि इनको ट्रांसफर की जा सके ओनरशिप। ठीक है, यूएस के अंदर किस चीज की बेनिफिशियल ओनरशिप क्यों लिखी है? क्योंकि एक्चुअल में जो शेयर्स हैं वो तो यहाँ के है ना, लेकिन ओनरशिप क्या है? इनकी है बेनिफिशियल ओनरशिप, यानी कि बेनिफिशियरी कौन है? ये है बेनिफिशियरी, मतलब इनका डिविडेंड वगैरह किनको मिलेगा? इनको मिलेगा। आगे ही समझ में सबको एडीआर क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन सीधा यही आएगा, ये लाइन लिख देंगे और बोल देंगे बता दो ये क्या होता है, एडीआर होता है, जीडीआर होता है, आईडीआर होता है या डिबेंचर होता है। डन। अमर्टाइजेशन, ये शायद पढ़ा भी होगा आपने। डेप्रिसिएशन के साथ एक वर्ड आता था अमर्टाइजेशन। जब आप किसी खर्चे राइटिंग ऑफ करते हैं एक डेट को या लाइबिलिटी को एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वेस्टिंग एसेट्स पे, तो इसे क्या बोला जाता है? अमर्टाइजेशन बोला जाता है। माइंस वगैरह में नहीं होता, जनरली डिग्रेड होती जाती है। मशीन पे तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। किसी चीज की अगर वैल्यू एक्सटेंट हो रही है, वेस्टिंग एसेट है जो यूज करते करते खत्म ही हो जाएगी, तो वहां पे अमर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। डन है। एनुअल रिटर्न क्या होती है? आपको सारी साल पढ़ने के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं ना स्कूल में, इसी तरीके से कंपनी को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एक फाइल बनानी पड़ती है। जैसे ये फाइल है, इस फाइल के अंदर कंपनी क्या कहती है, देखो पहले नंबर पे मेरी बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ऐसे अलग अलग चीजें होती है। तो उस पूरी फाइल को क्या बोला जाता है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न हर कंपनी को फाइल करनी होती है। आपको बताना होता है कि पूरे साल हमने क्या किया है। जैसे इनकम टैक्स के लिए आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम बोलते हैं। तो एनुअल रिटर्न क्या है? एक स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट। स्टेट्यूटरी का मतलब होता है जिसे लॉ मैंडेटरी करता है। एक स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो हर कंपनी हर साल फाइल करती है आरओसी के पास, जिसमें वो बताती है अपना स्टेटस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, शेयर होल्डर्स कौन है, कितना कर्जा ले रखा है, क्या क्या सारी चीजें हैं। समझ गए? सीएस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप वन में पेपर आएगा आपका कंपनी लॉ का, उसमें यही पढ़ाया जाएगा आपको, सारे सेक्शन पढ़ाए जाएंगे, सेक्शन 1 से लेकर लगभग 205 210 तक। जिसमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा अंडर सेक्शन 92 कंपनीज एक्ट दिखाया था ना तुम्हें मैंने, तुम्हारी क्लास में बेर एक्ट दिखाया था ना, वहां पे लिखा होता है सेक्शन 92 बताता है इस चीज को। ठीक है, कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें समझ में, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी कि एजीएम 96 सेक्शन के अंडर होती है, ईजीएम करनी होती है सेक्शन 100, 102 किस चीज का है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शन आते हैं। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ा भी होगा, सेक्शन 135 होता है। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो ऐसे? शुक्र है बच्चे नहीं बैठे, डर जाते वरना। हाँ, आपको पता है कंपनीज, अगर आप एक्ट पढ़ना चाहते हो पूरा डिटेल में अच्छे से, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। फिर क्या होता है? क्या है सेक्शन 92? लिखा गया है ना एनुअल रिटर्न है। एक बात बताऊंगा क्लास के बाद,
पूछना मेरे से। ठीक है ना, टेंशन मत लो, कहीं नहीं जा रहा तुम्हारी क्लास ले बिना, कहीं ना मेरी सांसें रुक रही। अभी बता दो सर, बाद में क्या पता। क्या लिखा गया है? क्या है 92? एनुअल रिटर्न। आपको पढ़ के क्या लग रहा है? एनुअल रिटर्न है, ठीक है, एनुअल रिटर्न होगी। होता क्या, पढ़ के देखना। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर ए रिटर्न, जिसको एनुअल रिटर्न बोला जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जैसे बताई गई है वैसे बनानी है। कब? जैसे ही फाइनेंशियल खत्म होगा तब। क्या क्या बताएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कितनी है, शेयर कितने, डिबेंचर कितने, अदर सिक्योरिटीज क्या है, इंडेटनेस कितनी है, सोलवेंसी क्या है, पैटर्न क्या है, मेंबर्स कौन है, डिबेंचर होल्डर्स कौन है, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, ये तुम बनते हो भाई, की मैनेजेरियल पर्सनल। ठीक है, सेक्शन 205 या 203 बताता है इसके बारे में। अच्छा, मीटिंग ऑफ मेंबर्स बताते हैं, ठीक है, रेमुनरेशन क्या दे रहे हो, पेनल्टी पनिशमेंट क्या लगी हुई है, ये देख लो। ये सारी चीजें एनुअल रिटर्न फाइल समझ में आ गई ना, क्यों बनती है, डायरेक्टर साइन करेंगे, ऐसे ऐसे होता है भाई, ये सारी चीजें होती हैं। समझ गए? बताइए। ये एनुअल रिटर्न होती है। समझ में आ रही है क्या ये बात सबको? तुमने पढ़ा है ना शायद चैप्टर 3 तुम्हारा, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, वहां पे बताया गया होगा ना तुम क्या होते हो कंपनी में, ऐसे इज्जत होती है तुम्हारी पूरी। ये बताए थे ना फंक्शंस क्या होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। अब तो तुम्हारा टेस्ट भी हो चुका होगा, ये रहा देखो 203, मैंने कहा केएमपी। कौन होता है केएमपी? ये होने चाहिए, ये और ये। डन। वापिस आ जाओ बस, अब इतना आगे मत जाओ। एन्युटी, ये पढ़ा है क्या कभी? एन्युटी वैल्यू निकालते हैं, एक फिक्स सम ऑफ मनी जो पेबल होता है होल या पार्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ अंडर द टर्म ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी और अ विल। जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो बताया जाता है इतनी पेमेंट मिलेगी, तो आज उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये कैलकुलेशन एन्युटी कहलाती है। ठीक है। अपील सबको पता होगा। एक अपील वो प्रोसेस होती है जिससे आप लोअर कोर्ट के डिसीजन को करेक्ट करवाना चाहते हो हायर कोर्ट में जाके, कि जज साहब मेरे साथ ये चीज गलत हुई है, मेरे को लगता है लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन गलत दिया है। समझ गए? अपीयरेंस, ये क्या होती है? अपीयर होना, सुना है क्या कोर्ट में अपीयर होना है? पढ़ के देखो, द ऑफिशियल कोर्ट फॉर्म फाइल्ड विद द कोर्ट क्लर्क, एक ऐसा फॉर्म जो फाइल किया जाता है जो कोर्ट को क्या बताता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग यूर सेल्फ इन अ लॉ सूट और क्रिमिनल केस। ओ माई गॉड, देखी थी उसमें। केस कौन फाइट करता है उसका, जयंती लाल गड़ा क्या नाम होता है उसका, जिसके कौन केस लड़ता है उसका? सारे वकील मना कर देते हैं तो जो मेन हीरो होता है, जिसकी दुकान जलती है भूकंप के कारण, सॉरी, तबाह हो जाती है, वो खुद ही लड़ता है ना, कांजी लाल ऐसे कुछ करके कहना। हाँ। तो कह रहे जब आप क्या करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ही केस में, कि मेरे को कोई वकील नहीं मिल रहा, मैं खुद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सारे कोर्ट नोटिस कैलेंडर्स मेल पे भेजे जाते हैं उस फॉर्म में जो दिया गया है। तो जब एक डिफेंडेंट सिविल केस में फाइल करता है अपीयरेंस, तो उसको क्या बोला जाता है, अपीयरेंस वर्ड यूज होता है उस चीज के लिए। समझ गए? अपील क्या है, समझ में आया? तो अपील करने वाला क्या कहलाएगा? अपीलेंट, जो अपील लेकर के जा रहा है। जैसे कि तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया कि सर ने फीस ले ली, पढ़ा नहीं रहे, और तुम जीत गए, और मेरे को लगता है गलत डिसीजन दिया गया है, तो मैं अब क्या करूंगा, अपील करने जाऊंगा हायर कोर्ट में, तो मैं क्या बन गया, अपीलेंट। समझ गए? आर्बिट्रेज क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, आपने एक स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटी परचेज की, दूसरे बेच दी, डिफरेंस जो इस चीज को बोलेंगे वो आर्बिट्रेज कहलाता है। द बिजनेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी, जब दो या दो से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, एक से खरीद ली दूसरे पे बेच दी, या दूसरे से खरीद के पहले पे बेच दी, तो जो गैप आपने लिया वो आर्बिट्रेज कहलाता है। ये वर्ड्स पता होने चाहिए तुम्हें। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है तुम जाओगे एग्जीक्यूटिव में, फिर क्लियर करके जाओगे प्रोफेशनल में, वहां जाके ये वर्ड आ गया। अब एक्सपेक्टेशन की क्या की जा रही है तुम्हें पता होगा, वहां पे तुम हाथ खड़े कर दोगे, हमें तो नहीं पता जी, हमें पढ़ाया ही नहीं। जैसे तुम अभी बोलते हो हमें पढ़ाया नहीं, 11th में कुछ, 12th में कुछ पढ़ाया नहीं। तो ये चीज मत करना, क्योंकि वहां पे जो शब्द लिखे जा रहे हैं ना, जो चीजें,
वो इस उम्मीद में लिखे जा रहे हैं कि तुम्हें पहले लेवल पे पढ़ा दी गई थी तो तुम्हें अब आती हैं वो चीजें। दो बातें, अगर तुम ये चाहते हो कि क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से, एक या दो क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, हद से हद तीन आ जाते हैं, नहीं आते इतने क्वेश्चन यहाँ से। लेकिन नॉलेज पूरी आती है यहाँ से इस चैप्टर से, क्योंकि ये वर्ड जितने तुम देख रहे हो तुमने पढ़े भी होंगे। ठीक है, एनुअल रिटर्न आएगा, बार बार अपील लिखा आएगा, एनसीएलटी में पढ़ा था ना, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। तो ये अपील अपीलेंट वर्ड वहां पे आते हैं भाई। आर्बिट्रेशन, अब आर्बिट्रेशन क्या होता है पता है क्या किसी को? मान के चलो मनीषा, ठीक है जी, और सुमन, ठीक है जी, इनकी होती है लड़ाई फुल, ठीक है जी, अब पता चलना चाहिए ना। अब इनकी होती है लड़ाई, ये इसके थप्पड़ थप्पड़ मार देती है, इसके थप्पड़ थप्पड़ मार देती है। ये कहती है तू कोर्ट में चल, तेरे को मैं कोर्ट में देखूंगी। इधर से ये बोलती है हाँ तो डरती हूँ क्या, चल कोर्ट में। अब इनके पेरेंट्स आ गए। अब इनके पेरेंट्स ने क्या बोला जी, देखो जी हमें दोनों को पता है कैसे है हमारे बच्चे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है लेकिन एक दूसरे से लड़ते हैं, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये कहती है दिन है तो ये कहती है ना रात है। हम कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, जब भी इन दोनों की लड़ाई होगी आप सोल्व कर देना सर। तो जब दो पार्टीज आपस में ये डिसाइड कर ले, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, हम कोर्ट में जाने के बजाय किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन से उसे सोल्व कराएंगे तो वो आर्बिट्रेशन कहलाता है, और ये पर्सन आर्बिट्रेटर कहलाता है। एक्वेसी जुडिशियल अरेंजमेंट, जहां पे डिस्प्यूट जो होता है पार्टीज के बीच में रिजोल्व किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट से, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके, और मेरा डिसीजन क्या होगा, बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन। आ गया समझ में? प्रॉपर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आएगा आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में, ज्यूरिस्प्रूडेंस करके एक पेपर होता है, उसमें आप इसको पढ़ेंगे भी। डन है? याद दिलाऊं ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? 11th में बिजनेस स्टडीज में जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप पढ़ा था, तो वहां पे, अब ये इसके लिए मना मत करना कोई, वहां पे पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, उसमें 16th या 17th पॉइंट यही था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। डीड में आपको लिखना होगा क्या पार्टनर्स के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। याद आया क्या? हाँ, सब एक्सक्यूज है ये, लॉकडाउन वॉकडाउन, अब याद आ रहा है क्या? 17-18 आइटम्स लिखी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी होगी, ठीक है, किसका कितना प्रॉफिट होगा, गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, सब बताना होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे क्या होगा, रिटायरमेंट पे क्या, वहीं लिखा था ये, और वहां पढ़ाया गया था, है ना। अरेस्ट, ये तो पता होगा सबको। तुम्हारे लिए अरेस्ट का मतलब क्या होता है? पीसीआर आई उठा के ले गई। अरेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जब एक पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और उसके ऊपर क्राइम के चार्ज लगाए जाते हैं, तब कहलाता है अरेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि पीसीआर आई किसी को वैसे कुछ पूछताछ के लिए ले गई, अरेस्ट कर लिया। जब चार्ज कर दिया जाता है, क्राइम लगा दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में ले लेती है, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है उस पर्सन को जिसे पुलिस ने कस्टडी में लिया है, उससे ज्यादा देर नहीं रख सकती। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे शायद अभी आ जाएगी तुम्हारा ना, नहीं आएगी तो एग्जीक्यूटिव में आएगा। हिबियस कॉर्पस एक वर्ड होता है, इसे रिट बोला जाता है। हिबियस कॉर्पस की एक रिट होती है जो लगाई जाती है। मान के चलो मेरे को पुलिस ले गई उठा करके, ठीक है? मानना है, ऐसे खुश मत हो सारे, सांस में सांस आ गए ना। तो 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो कोई मेरा रिलेटिव्स या मेरे घर वाले या मेरा एडवोकेट क्या करेगा, रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस लगाएगा, और जिस पर्सन को पुलिस ने डिटेन किया है उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। हिबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं, ये राइट होता है। ये वर्ड तुमने वैसे सुना नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने दृश्यम मूवी किस किसने देखी है, उसके शुरुआत में ही 15 मिनट में ही आ जाता है, अजय देवगन जाके रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लगाता है कि पुलिस के सामने पेश किया जाए। नहीं देखी है तो देख लेना, जिसने देखी है दोबारा देख लेना, ठीक है जी। हाँ, अभी दिखा दो, है ना, तुम्हें भी ये हो रहा होगा जब 92 सेक्शन की बात आई तो फटाक से पीडीएफ ओपन करके दिखा दिया। अब दृश्यम मूवी की बात हो रही है तो आप दिखा नहीं रहे,
अन्याय नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। आगे क्या है? एसेट। जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे तुम, छोटे छोटे 11th में आए थे बैग टांग के, तब यही पढ़ाया गया था सबसे पहले। ठीक है, अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाते हैं ना, एनीथिंग, कोई भी ऐसी जिससे मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है, जिससे पैसा कमाते हो, वो क्या चीज कहलाती है? वो एसेट कहलाती है। ठीक है, एसेट टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। रेशियो एनालिसिस प्लस टू में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ी थी ये रेशियो। ठीक है, जब आप ये देखते हो, क्या करते हो, जब सेल्स को डिवाइड किया जाता है टोटल एसेट से, तो इसे क्या बोला जाता है? एसेट टर्नओवर रेशियो। ये कंपैरिजन करती रहती है कंपनीज टाइम टू टाइम, स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियो होती है, निकालते हैं कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, एसेट पता है सबको, और एसेट्स क्या होगी फिर? सारी एसेट। एसेट्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट अ कंपनी ओन्स। समझ गए? असाइनमेंट, ये वर्ड तो सुना होगा ना, मुझे स्कूल से एक असाइनमेंट मिला है जो पूरा करना है। यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ए ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी फॉर वन पर्सन टू अनदर। एक प्रॉपर्टी में किसी का अधिकार है, उस अधिकार को ट्रांसफर करना असाइनमेंट कहलाता है। मैंने मेरे अधिकार तुम्हें दे दिए, असाइन कर दिए। तुमसे एक सवाल पूछूं, प्रॉपर्टी क्या होती है? बस, है ना? प्रॉपर्टी का नाम लेते ही जमीन, बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसे बिल्डिंग क्यों बोलते हैं? प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिर इसका नाम बिल्डिंग क्यों रखा? प्रॉपर्टी रख देते। हमें क्या बता, तुम्हें से तो पूछ रहा हूँ क्या। क्या एसेट जरूरी थोड़ी है, किसी ने रेंट पे ले रखा है उसके लिए एसेट है वो? प्रॉपर्टी क्या होती है? तुम्हें क्या लगता है प्रॉपर्टी का मतलब? जमीन जायदाद, खेत खलियान, है ना, ऊंट बकरी भैंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा एग्जीक्यूटिव में, अलग अलग एक्ट आएंगे, पता है? प्रॉपर्टी का मतलब तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉपर्टी का मतलब ये बिल्डिंग खड़ी है ये प्रॉपर्टी हो गई? भाई ये बिल्डिंग है, जो ओनर है उसके लिए प्रॉपर्टी क्यों है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स। राइट्स होते हैं ना, राइट्स। अब एक बिल्डिंग है, मान के चलो ये यहाँ वाली जिसमें बैठे हो उसको मत सोचना। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये इसका गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। ठीक है जी। अब इस बिल्डिंग का जो ओनर है, ठीक है, पप्पू, ठीक है, मिस्टर पप्पू इस बिल्डिंग का ओनर है। तो मालिक है ये, तो पप्पू के पास क्या अधिकार है? क्या कर सकता है? इस बिल्डिंग को बेच सकता है, किराए पे दे सकता है, तोड़ सकता है, बम लगा के उड़ा सकता है, आग लगा सकता है, कर सकता है ना सारे काम। ये बंडल ऑफ राइट्स है ना जो इसके अधिकार है, ये प्रॉपर्टी है। पप्पू ये बिल्डिंग बेच देता है, ठीक है, किसको बेचेगा? ना, चप्पू को। ठीक है ना, पप्पू ने किसको बिल्डिंग बेच दी? चप्पू को। तो आपने क्या बोलोगे? पप्पू ने चप्पू को प्रॉपर्टी दे दी। तो ये जो बंडल ऑफ राइट है ना, जो पप्पू के पास सारे राइट्स तब किसके पास आ गए? चप्पू के पास। ये होती है प्रॉपर्टी। बिल्डिंग तो वही है भाई, बिल्डिंग तो बिल्डिंग होती है। समझ गए? असोचम पढ़ो फटाफट से। हाँ, क्या? अनिल, सीए फाउंडेशन में मेरे हिसाब से अनिल कुंडू। अच्छा, आज आया नहीं क्या? एब्सेंट है। असोचम पढ़ लिया? शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। एश्योरेंस क्या होता है? ये भी तुमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4+1 में, बिजनेस सर्विसेज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है जनरली कंपनसेशन फॉर लॉस, और लाइफ के केस में एश्योरेंस वर्ड यूज किया जाता है जहाँ पे सर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, इवेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं जनरली, जैसे डेथ। तो इंश्योरेंस तो होता है कवर्स अगेंस्ट लॉस, ठीक है, जैसे फायर और लाइटनिंग इंश्योरेंस हो गया जो करवाते हो, इसके लिए जनरली एश्योरेंस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अटैचमेंट, इसका मतलब क्या समझते हो? अटैच होना, है ना? हाँ, फीलिंगों से भरा मेरा दिल, है ना?
ये वो अटैचमेंट नहीं है। क्या कह रहे हो? ना ना, मेरे कान थोड़ी दिए भगवान ने। हाँ, अटैचमेंट मतलब लीन ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स टू होल्ड इट टू पे और सेटिस्फाई एनी फाइनल जजमेंट। ऐसे सुना है कभी? कोर्ट ने फलाने की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, अटैच कर दिया उसकी प्रॉपर्टी को। तो एक अधिकार या प्रॉपर्टी पे, एसेट पे, कि उसे होल्ड करना है ताकि फाइनल जजमेंट आने के बाद, फाइनल जजमेंट आने तक उससे डेट्स को पे किया जा सके, उसे अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, डन। अटेस्टेशन, ये सुना होगा सबने, नोटरी से अटेस्ट करवा लो, या उस पर्सन से अटेस्ट करवा लो, स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा के लाओ इसे। तो कह रहे अटेस्टेशन एक ऑथेंटिकेशन होती है, सिग्नेचर एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, जो कि ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक हो सकता है। समझ गए क्या? अटर्नी, इसका क्या मतलब है जी? A person legally appointed or empowered to act on behalf of another during the latter's lifetime for a specific or general purpose। ठीक है जी, मैंने किसी एक पर्पस के लिए किसी एक पर्सन को हायर कर लिया कि स्पेसिफिक काम के लिए ये पर्सन मेरे लिए काम करेगा, तो वो अटर्नी कहलाता है। ठीक है जी। अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब अटर्नी जिसका नाम, यही वाला अटर्नी जिसका परमानेंट रिकॉर्ड्स और फाइल्स पे एक केस के नाम चलता है, वो अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये अटर्नी है। ठीक है, ये वर्ड समझने हैं बस आपको पक्का, मतलब बिल्कुल आसान आसान से है, जब पढ़ोगे तो जवाब अपने आप दे दोगे। जब ये लाइन दिखेगी, लिखी दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अटर्नी है। ऑक्शन सबको पता होगा, नीलामी। हाँ हाँ, आईपीएल, किस चीज की ऑक्शन होती है आईपीएल में? प्लेयर्स की। ऑक्शन में होता क्या है भाई? 10 लाख एक, 10 लाख दो, 10 लाख तीन करने से पहले कोई क्या बोल देगा? 15 लाख। तो बोली, जब फॉल ऑफ हैमर से कोई चीज बेची जाती है, उस बिडर्स क्या करते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, ऑक्शन करते हैं। तो अ पब्लिक सेल कंडक्टेड बाय ऑक्शनियर इन विच गुड्स को बेचा जाएगा हाईएस्ट बिडर को, जिसने हाईएस्ट बिड लगाई फॉल ऑफ हैमर पे, उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ गए? ऑडिट सबने पढ़ा होगा, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से फिर से चेक किया जाना कि इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और उसके रिकॉर्ड्स, ताकि ओपिनियन दे सके एक पर्सन के ये सही बने या नहीं है, रिपोर्ट दी जाती है। ऑडिट करने वाला कौन होता है? ऑडिटर। समझ गए? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? ऑडिटर होता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर बोला जाता है, जो कि क्या करता है, चेक करता है कि जितने भी लॉ एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, क्या कंपनी ने उनका कंप्लायंस किया है या नहीं किया, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देता है वो बना करके। ठीक है, आगे देखो। क्लास किस समय शुरू होगी और किस समय खत्म होगी, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तो जो कह रहे हैं बस करो और करवाओ ना करवाओ, उन बच्चों के लिए ये वाला कान खराब हो चुका है। आगे क्या है जी? बेड डेट। बेड डेट का मतलब क्या होता है? ऐसे डेट्स जिनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। जितनी देर पढ़ा रहा हूं सुन लो, उसके बाद अच्छी बात बताऊंगा। एक ओपन अकाउंट बैलेंस और लोन जो इम्पॉसिबल हो गया कि अब उसे रिकवर किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? बेड डेट कहलाएगा। इसके बाद क्या आता है? बेल। एक बॉन्ड होता है जिसके बेसिस पे आप टेम्परेरी क्या करवा सकते हो, किसी पर्सन को बाहर ला सकते हो प्रोसीडिंग से। ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड। मनी और प्रॉपर्टी जो कोर्ट को दी जाती है टेम्परेरी रिलीज करने के लिए डिफेंडेंट की, ताकि डिफेंडेंट वापस कोर्ट आएगा, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? बेल करवाना। बैलेंस शीट सबने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर डेट पे एज एट लिखते हैं, एज ऑन, क्या फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं या फिर एज ऑन लिखते हैं? एज ऑन लिखते हैं ना, कि इस दिन। एक ऐसी शीट जो सभी चीजों का बैलेंस रिप्रेजेंट करती है, उसे बैलेंस शीट बोला जाता है। बैंक अकाउंट आपको सबको पता होगा। बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है बैंक में, जिसमें क्या किया जाता है, उसमें होल्डर अपने डिपॉजिट करवा सकता है, सेफ गार्ड, पैसे, इंटरेस्ट, सारी चीजें जमा करवा सकता है। बैंक रेट पढ़ के देखना, सबने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक्स में करवा भी दिया होगा।
पढ़ा है ना सबने? द मैक्सिमम लेंडिंग और बोरोइंग रेट जो आरबीआई डिटरमाइन करता है, ठीक है, इकोनॉमी को देखते हुए। बैंक स्टेटमेंट पता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो दिखाती है आपके अकाउंट से क्या क्या लेन देन किए हैं, ठीक है, पासबुक जिसे आप बोलते हो, क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज दिखाती है किसी भी अकाउंट की। बैंकरप्सी सबको पता है, कंगाली, एक लीगल कंडीशन जहां पे एक पर्सन या एक बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए पॉसिबल नहीं है, सारी एसेट्स उसके पास जितनी है वो बेच देगा तो भी अपनी लाइबिलिटी नहीं चुका पाएगा। समझ में आ गया? पक्का? आज के लिए इतना पढ़ेंगे, छुट्टी नहीं हुई है, बैठ जाओ। जितने पॉइंट आपको करवाए हैं ये सारे पढ़ के आएंगे, और जो भी डाउट्स है आप डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और रिप्लाई कर दो, अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर देना भाई। डन? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।